स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम 3 डायमेंशनल जो डिफेक्ट्स होते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट्स होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे और दे आर नोन एज सरफेस डिफेक्ट्स। और जो सरफेस डिफेक्ट दे आर नोन एज boundaries or planes that separate a material into regions. For example, each region may have the same crystal structure but different orientations. और उनमें जो सबसे फेमस हैं, दे आर ग्रेन बाउंड्रीज। So, the microstructure of many engineered ceramic and metallic material consists of many grains. ये जो grains होते हैं ना मटेरियल के, अब उनको मटेरियल साइंस में उनको कैसे डिफाइन किया जाता है? बेसिकली वो क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशंस होती हैं बट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और सेम ही क्रिस्टल की होंगी बट ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी। तो एक जो पर्टिकुलर ओरिएंटेशन का जो रीजन होगा उसे ग्रेन कह दिया जाता है। तो ये माइक्रो स्ट्रक्चर को बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट करता है, and we call them grain boundaries. So a grain is a portion of the material within which the arrangement of the atom is nearly identical. However, the orientation of the atom arrangement or crystal structure is different for each adjoining grain. यानी कि हर जो ग्रेन होगा उसकी बाउंड्री होगी, और उन बाउंड्रीज के जरिए जो वो ग्रेन्स हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, और उसके अंदर एटम की अरेंजमेंट जो होगी ना, उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी हर ग्रेन के अंदर। 3 grains are shown. The arrangement of atom in each grain is identical by the grain are oriented, but the grains are oriented differently. ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप एक ही क्रिस्टल है, लेकिन जो ओरिएंटेशन है क्रिस्टल की वो डिफरेंट है, और ये उनके दरमियान ये ग्रेन बाउंड्री है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी मटेरियल का ग्रेन। ठीक है, अगर आप एक माइक्रोग्राफ देखें, सेम का माइक्रोग्राफ देखें, तो उसके अंदर यहाँ पे आपको ये ग्रेन्स नजर आ रहे हैं उस मटेरियल के। ओके, सो ग्रेन बाउंड्री क्या होती है? द सरफेस दैट सेपरेट्स द इंडिविजुअल ग्रेन इज अ नैरो जोन इन विच द एटम्स आर नॉट प्रॉपर्ली स्पेस्ड. That is to say, the atoms are so close together at some locations in the grain boundary that they cause a region of compression, and in other areas they are so far apart that they cause a region of tension. तो अब वो जो बाउंड्री है ना, उसमें बाज बाउंड्रीज ऐसी होती हैं जिनमें एटम बहुत क्लोज होते हैं, और बाज बाउंड्रीज ऐसी होती हैं जिनमें एटम्स के दरमियान स्पेस होता है। तो जिनमें स्पेस होता है वहां पर बाउंड्री के ऊपर, यानी एक क्रिस्टल ओरिएंटेशन के एटम्स और दूसरे क्रिस्टल ओरिएंटेशन के एटम्स, उनके दरमियान स्पेस होता है, उसको हम कहते हैं वहां पर टेंशन है, और जहां पर वो बहुत क्लोज होते हैं वहां पर कंप्रेशन है। तो इस चीज को हम यहाँ पे एक स्टेनलेस स्टील का माइक्रोग्राफ जो भी मैंने आपको दिखाया उसमें ये ग्रेन्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, one method of controlling the properties of a material is by controlling the grain size. So अब grain size को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो इसका मतलब है आप मटेरियल की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर रहे हैं। याद रखिए कि ये बल्क डिफेक्ट्स में आते हैं, यानी ये 3D डिफेक्ट्स हैं, ओवर द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल होते हैं, एंड द मोस्ट फेमस और द प्रिसाइज काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर ग्रेन बाउंड्रीज. So by reducing the grain size, we increase the number of grains. अगर आप ग्रेन का साइज रिड्यूस करते जाएं तो ग्रेन्स बढ़ जाएंगे, एंड हेंस इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्रेन बाउंड्री एरिया. ठीक है, एनी डिसलोकेशन मूव्स ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस बिफोर एनकाउंटरिंग अ ग्रेन बाउंड्री. अब हो क्या रहा है, अगर आप ग्रेन का साइज छोटा कर देना बेसिकली, तो क्या होगा? वो जो डिसलोकेशंस है ना, वो उनकी उनकी जो वो मटेरियल को ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं कर सकेंगी, डिफॉर्म नहीं कर सकेंगी, क्योंकि वो ग्रेन बाउंड्री पे आके वो रुक जाएंगी। और अगर जो है वो आपकी जो ग्रेन बाउंड्री है वो ग्रेन का साइज छोटा है, तो उसने एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है, वो वहीं रुक जाएगी। इट मीन्स के मटेरियल जो है वो उसकी डिफॉर्मेशन उस तरह से नहीं होगी। ठीक है, इट वॉन्ट गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द क्रिस्टल to plastically deform it, rather it will stay somewhere inside due to the grain boundaries. वो जो ग्रेन बाउंड्रीज है ना, वो एक किस्म की हिंड्रेंस है फॉर द स्लिप. वो जो स्लिप्स होती है ना, वो डिफॉर्मेशन क्रिएट करती हैं। तो ग्रेन बाउंड्रीज जो है ना, अगर आप उनकी तादाद बढ़ा दें और ग्रेन का साइज छोटा कर दें तो मटेरियल स्ट्रेंथन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है ना, इसको यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, और इसके लिए इसी तरह की एक इक्वेशन होती है, हॉल पैच इक्वेशन उसको कहा जाता है। और ये इक्वेशन
सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा नॉट प्लस के इंटू डी इनवर्स अंडर रूट डी, ठीक है, के बराबर है ये इक्वेशन, राइट। और इस इक्वेशन के अंदर जो सिग्मा वाई है दैट इज द यील्ड स्ट्रेंथ, द लेवल ऑफ स्ट्रेस नेसेसरी टू कॉज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन। जाहिर है अगर आपने परमानेंट डिफॉर्मेशन करनी है तो इस स्ट्रेंथ के बराबर आपको ऑपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी। D is the average diameter of the grains and sigma naught and K are the constants of the material. Okay, अब होता ये है बेसिकली ये yield strength जो है ना, it is the minimum level of stress that is needed to initiate plastic deformation। तो ये minimum level है, यही बात अभी हमने की, ठीक है। और अगर unusually large या ultra fine grains हैं तो फिर ये इक्वेशन वहां पे सूट नहीं करती, ठीक है, ये इक्वेशन वैलिड नहीं होती। इट मीन्स के जहां पर जो है वो मीडियोकर ग्रेन्स हैं वहां पर ये इक्वेशन जो है ना ये वैलिड होती है। अच्छा, अब अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर यील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेन साइज जो है उनका एक हम जो है एक स्टैंडर्ड है विच इज बेसिकली ओवर हियर, that is ASTM, American Society for Testing and Materials। तो ASTM वालों ने स्टैंडर्ड दिया हुआ ग्रेन साइज का, ठीक है। तो ये जो ग्रेन साइज है इसका यील्ड स्ट्रेंथ से रूम टेम्परेचर पर क्या फर्क है, मतलब क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अगर जो है वो ग्रेन जो बाउंड्री है, ग्रेन साइज ही है ये बेसिकली, ठीक है। अगर जो भी मटेरियल के अंदर ग्रेन साइज है वो बढ़ रहा है, अगर ASTM ग्रेन साइज भी ऊपर यानी स्टैंडर्ड जो साइज है वो भी दिया हुआ है और जो पर्टिकुलर लेबोरेटरी में कोई मेजर किया गया वो भी दिया गया है, ठीक है। तो अगर ये बढ़ेगा तो यील्ड स्ट्रेंथ जो है ना दैट इज हाउ इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये ग्रेन साइज बेसिकली नहीं है, दैट इज डी, यानी उसका जो रेसिप्रोकल है उसके साथ ये रिलेशनशिप है, ठीक है। तो वो अगर रेसिप्रोकल अगर बढ़ेगा तो यील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, यानी दूसरे लफ्जों में ग्रेन साइज छोटा होगा, ठीक है। लेकिन डी माइनस हाफ जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि हम यील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेन साइज किसी मटेरियल का कैसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है जिस एग्जांपल के अंदर माइल्ड स्टील जो है वो डिजाइन किया जा रहा है। उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है, अगर एवरेज ग्रेन साइज उसका 0.05 mm हो तो उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है, याद रखिए कि ये भी स्ट्रेस है बेसिकली, तो ये 20,000 पर स्क्वायर इंच है। अगर उसका जो ग्रेन साइज है वो 0.007 mm कर दिया जाए तो यील्ड की जो स्ट्रेस होगी ये 40,000 पर स्क्वायर इंच हो जाएगी। What will be the average grain size of the same steel with a yield stress of, अगर ये जो स्ट्रेस है उसके ऊपर 30,000 पर स्क्वायर इंच लगा दी जाए, ठीक है, तो उस सूरत में ग्रेन साइज क्या होगा। अब हॉल पैच इक्वेशन जो है ना उसको वो कह रहा है वैलिड है, तो यहाँ पर आप जो ग्रेन इसको आप फाइंड आउट करें, ठीक है। अच्छा, अब याद रखिए कि यहाँ पर स्टैंडर्ड जो ग्रेन साइज है ना उसको कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारी इक्वेशन है और हमने फाइंड करना है डी, और डी के लिए हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए, यानी कि एवरेज ग्रेन साइज ऑफ द सेम स्टील जो कि डी है, यील्ड स्ट्रेस हमें चाहिए 30,000, ठीक है। तो 30,000 यील्ड स्ट्रेस अगर है, यानी कि ये जो सिग्मा वाई है ना यही यील्ड स्ट्रेस है, इसी को यील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, स्ट्रेस भी कहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चीज पता होनी चाहिए, यील्ड स्ट्रेस तो हमें पता है लेकिन हमें सिग्मा नॉट भी पता होना चाहिए और हमें के भी पता होना चाहिए, तभी हम डी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ये जो पहले ही दो डाटा दिए गए हैं ना ये हम यूज करेंगे सिग्मा नॉट और के निकालने के लिए। अच्छा, अब अगर पहली कंडीशन को देखें 0.05 mm,
उसके लिए जो यील्ड स्ट्रेस है वो 20,000 पर स्क्वायर इंच है। इसको हमने प्रेशर के यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। अब 1000 पर स्क्वायर इंच जो होता है ना, वो इतने मेगा पास्कल के बराबर होता है। तो 1 पर स्क्वायर इंच जो है वो कितने के बराबर होगा? वो डेफिनेटली आप दूसरी तरफ ले जाएंगे 1000 को, वो डिवाइड हो जाएगा। अब 1 पर स्क्वायर इंच की जो मेगा पास्कल की जो वैल्यू है, उसको n यानी कि nth वैल्यू अगर आपको है 20,000, उसको आपने 1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेगा पास्कल्स में आपको पता चल गया कि कितना है। ये मेगा पास्कल में ये जो 20,000 पर स्क्वायर इंच है ना, ये इतना प्रेशर है 137.9। ठीक है, इस आपने यूनिट को यूज किया। अब आपने इसको यहाँ पर पुट कर दिया। इसी तरह आप सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं। सेकंड में हमारा जो ग्रेन साइज है वो 0.007 है। यील्ड स्ट्रेस हमारी जो है ना 40,000 है, और उसको मेगा पास्कल में जब कन्वर्ट किया तो 1 की वैल्यूज के साथ उसको मल्टीप्लाई किया। करने के बाद हमें पता चला कि ये 275.8 मेगा पास्कल है। Therefore, again using the हॉल पैच इक्वेशन, जब हमने इस इक्वेशन को पुटअप किया तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गए। अब हमने क्या निकालना है? सिग्मा नॉट और के। इन इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, एक दफा ऐड कर लेंगे, एक दफा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जैसे हम सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे ना लीनियर अलजेब्रा में, बिल्कुल उसी तरह। तो दोनों को बारी बारी सॉल्व करने से एक दफा हम सिग्मा नॉट को एलिमिनेट कर देंगे और के की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक दफा हम के को एलिमिनेट कर देंगे और सिग्मा नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको फाइंड करने से हमें क्या मिलेगा? के की वैल्यू मिल गई और अगली दफा हमें सिग्मा नॉट की वैल्यू मिल गई। अच्छा, अब हमें ये पता चल गई है। ठीक है, तो और हमें सिग्मा वाई पता है वो 30,000 पर स्क्वायर इंच है। इसकी इक्वेशन में हम पुट करेंगे और यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेंगे सॉल्व करने से। डी की वैल्यू यानी ग्रेन साइज क्या होना चाहिए? 0.0148 मिलीमीटर। तो इस तरह से यहाँ पर हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते वक्त ना सिर्फ यील्ड स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं, मटेरियल के बाकी कॉन्स्टेंट्स भी फाइंड कर सकते हैं गिवन कंडीशंस के मुताबिक, और ग्रेन साइज फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर हमें बेसिकली बताया गया है कि ASTM जो स्टैंडर्ड है उनके मुताबिक ये फॉर्मूला होता है, कैपिटल N इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n माइनस n। कैपिटल N क्या चीज है? दैट इज अ नंबर ऑफ ग्रेन्स पर स्क्वायर इंच। ठीक है, और द नंबर ऑफ ग्रेन्स पर स्क्वायर इंच, अब ये डेफिनेटली हम किसी मटेरियल के ग्रेन सेम या टेम से देख सकते हैं। यहाँ पर अगर सेम का माइक्रोग्राफ है तो उसकी मैग्निफिकेशन 100 टाइम्स होनी चाहिए। यानी कि ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल होगा जब हमें नंबर ऑफ ग्रेन्स पर स्क्वायर इंच 100 मैग्निफिकेशन के ऊपर पता होगी। यानी हम एक तस्वीर देख रहे हैं जो अपने ओरिजिनल साइज से 100 टाइम मैग्नीफाई करके हमें दिखाई जा रही है। याद रखिए कि सेम या टेम के इमेजेस के अंदर मैग्निफिकेशन हमारी मर्जी होती है, हम जिस चाहे मैग्निफिकेशन पे रखकर हम मटेरियल की जो माइक्रोग्राफ है उसको स्कैन कर सकते हैं उसको। ठीक है, लेकिन ASTM के फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें डेफिनेटली 100 मैग्निफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो ये और उस माइक्रोग्राफ के पर स्क्वायर इंच के अंदर जितने नंबर ऑफ ग्रेन्स होंगे ना, वो हमने निकालने हैं। ठीक है, तो वो हमारे कैपिटल N हो गए। ठीक है, और जो ASTM ग्रेन साइज नंबर N हम इसे निकाल सकते हैं। तो कैपिटल N जो है इज द नंबर ऑफ ग्रेन्स पर स्क्वायर इंच एट 100 मैग्निफिकेशन, और स्मॉल n हमेशा हम निकालेंगे, याद रखिए। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम इस इक्वेशन के इस न्यूमेरिकल के अंदर करते हैं। यहां पर हमें क्या कहा जा रहा है? सपोज वी काउंट 16 ग्रेन्स पर स्क्वायर इंच इन अ फोटो माइक्रोग्राफ टेकन एट अ मैग्निफिकेशन ऑफ 250। यानी अपने असल साइज से ये 250 गुना बड़ा होके हमें दिखाई दे रहा है। और इसके एक इस किस्म के जो माइक्रोग्राफ है उसके अंदर पर स्क्वायर इंच में 16 ग्रेन हमें नजर आ रहे हैं। तो ASTM ग्रेन साइज नंबर क्या होगा? याद रखिए ASTM ग्रेन साइज नंबर के लिए हमें 100 मैग्निफिकेशन चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? अब अगर 250 का जो है, जो चीज 250 पे हमें 1 स्क्वायर इंच के बराबर नजर आ रही है, वो 100 पे कैसे नजर आएगी? उसके लिए हम क्या करेंगे कि 100 यानी 100 हमने निकालनी है ना, और 250 हमें गिवन है,
तो इनकी रेशो लेंगे और उस रेशो के चूंकि ये एरिया है स्क्वायर में हम ये रेशो को लेंगे और उसको 1 स्क्वायर इंच से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो चीज 250 पे 1 स्क्वायर इंच नजर आ रही थी वो 100 मैग्निफिकेशन पे 0.16 इंच बनेगी, इंच स्क्वायर इंच बनेगी। ठीक है। और हम देखेंगे कि अगर हमें 1 इंच के अंदर 16 नजर आ रहे थे तो 16 डिवाइडेड बाय 0.16 इंच स्क्वायर, तो हमें उस सूरत में वो 100 मैग्निफिकेशन के ऊपर 16 यानी कि 16 ग्रेन्स जो है ना वो 0.16 एरिया में चले जाएंगे। यानी आप यूं समझ लें कि ये जूम इन जूम आउट किया जा रहा है। जैसे आप किसी पिक्चर को जूम इन और जूम आउट करते हैं ना तो आप उसकी मैग्निफिकेशन बढ़ाते हैं। ठीक है। जब आप मैग्निफिकेशन बढ़ाते हैं तो जो जूम आउट में जो चीज 1 स्क्वायर इंच नजर आ रही है वो जूम इन में चेंज हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। ठीक है। अब जब हम 250 से उसको जूम इन करके 100 पे लेके गए तो वो इंच हमारा छोटा हो गया। ठीक है। और जब वो कितना छोटा हुआ यानी कि वो 1 स्क्वायर इंच जो उसका 1 स्क्वायर इंच जो था वो इसका 0.16 स्क्वायर इंच बन गया। अब हमने देखने हैं 16 ग्रेन। अब 100 मैग्निफिकेशन के ऊपर 16 डिवाइडेड बाय 0.16 यानी हम इनकी रेशो ले रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि 1 इंच के अंदर जो है वो 100 ग्रेन्स हमें नजर आएंगे। ठीक है। इस फॉर्मूले को हम यूनिटरी मेथड से बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है। यानी हमारा जो आप यूं कह लें कि 1 इंच स्क्वायर जो था यानी पॉइंट आप यूं कह सकते हैं कि 1 इंच स्क्वायर जो था उसमें 16 ग्रेन्स थे। ठीक है। अ, बल्कि 0.16 इंच स्क्वायर जो था 100 ग्राम के हवाले 100 की मैग्निफिकेशन की बात हो रही है उसमें वी कैन write it like something like that. Let's make it for 100 magnification 0.16 inch square was equal to 16 grains. तो 1 इंच स्क्वायर कितना होगा 100 मैग्निफिकेशन में? तो 1 इंच में तो ज्यादा नजर आएंगे ना, छोटा जो कर दिया है तो ज्यादा डिटेल नजर आएगी। ठीक है। 1 इंच स्क्वायर 100 मैग्निफिकेशन के लिए उसमें क्या करेंगे हम 16 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चला कि 100 मैग्निफिकेशन पर 1 इंच में हमें 100 ग्रेन नजर आ रहे हैं। ठीक है। इसको सिंपली हमने क्या करना है, ये जो 4-6 इक्वेशन है ना इसके अंदर पुट कर देना है। कैपिटल एन क्या है, वो 100 मैग्निफिकेशन के ऊपर पर स्क्वायर इंच है, वो हमने निकाल लिया, वो 100 है। 100 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, लॉग लिया दोनों साइड्स के ऊपर और सॉल्व कर लिया तो हमें पता चल गया कि जो नंबर ऑफ ग्रेन्स पर स्क्वायर इंच है वो कितने हैं। स्टैंडर्ड ASTM ग्रेन साइज के मुताबिक वो 7.64 है। इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम इस तरह करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और टाइप भी ग्रेन बाउंड्रीज की होती है जिसे स्मॉल एंगल ग्रेन बाउंड्री कहते हैं। ये बेसिकली स्क्रू और एज डिसलोकेशंस की वजह से होती है और उनके दरमियान एंगल एक हो जाता है। ठीक है। तो ये जो स्मॉल यानी कि ये आप देख लें दो क्रिस्टल की पार्ट बन गए और उनके दरमियान थोड़ा सा एंगल बन गया है तो ये एक किस्म की डिफॉर्मेशन ही है क्योंकि इसमें जो स्लिप है ना वो रुक नहीं सकती। स्लिप के लिए ज्यादा स्पेस क्रिएट हो गया और स्लिप विल मूव अक्रॉस इट। ठीक है। सो इट मींस के अब जो एज डिसलोकेशन की वजह से ये एंगल बनेगा अगर, तो ये टिल्ट बाउंड्रीज कहलाएंगी। और अगर ये स्क्रू डिसलोकेशन की वजह से ये ग्रेन बाउंड्री बनेगी एंगुलर वाली, तो दैट वुड बी ट्विस्ट बाउंड्री। बट दे आर फैटल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल बिकॉज इन दिस केस देर इज मोर स्पेस फॉर द स्लिप टू ट्रेवल। स्लिप को नहीं ये रोक सकती। अदरवाइज अगर हम ग्रेन बढ़ाएं
उनकी बाउंड्री कम करें, साइज छोटा करें तो स्लिप कंट्रोल हो जाएगी, यानी जो है ना वो यील्ड उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी। बट इस केस के अंदर इट विल एड अप टू द डिफॉर्मेशन ऑफ द मटीरियल। अच्छा, अब इसी तरह से एक और टाइप के जो फॉल्ट्स होते हैं उन्हें स्टैकिंग फॉल्ट्स कहा जाता है। कॉन्टिन्यूसली वी आर डिस्कसिंग द क्रिस्टल डिफेक्ट्स, और ये 3 डायमेंशनल या बल्क डिफेक्ट्स की बात हो रही है। अभी हमने ग्रेन बाउंड्रीज को तफसील से डिस्कस किया, और अब एक और टाइप है जिन्हें हम बेसिकली स्टैकिंग फॉल्ट कहते हैं। ये स्टैक स्टैक जैसे एफसीसी या एचसीपी जो स्टैक्स होते हैं ना, उनके अंदर ये स्टैक का फॉल्ट होता है। जैसे कि अगर हमारे पास ए एटम का होना चाहिए था, तो ए बी सी की बजाय ए बी ए जो है ना ए बी आ गया, यानी ए बी सी प्लेन का स्टैकिंग फॉल्ट है। ठीक है, सो इट मींस के यहाँ पर जो ए प्लेन है उसने सी प्लेन को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टैकिंग सीक्वेंस जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, और ये क्रिस्टल डिफेक्ट कंसिडर किया जाता है। एक और होती है ट्विन बाउंड्रीज। अच्छा, ट्विन बाउंड्रीज जो है ना, ये उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं जब वो मिरर, एक दूसरे की मिरर बाउंड्रीज हो, एक जैसी बाउंड्री दोनों साइड पर प्रोड्यूस हो जाए, इसको कहते हैं ट्विन बाउंड्रीज। ठीक है, और अब ये आप आपने देखा होगा कि बाजू का इस तरह का क्रैक प्रोड्यूस होता है जो दोनों साइड पर एक जैसा होता है। ठीक है, तो उनको ट्विन बाउंड्रीज कहा जाता है अगर एटॉमिक लेवल पे हम देखें तो। राइट, इसी तरह एक और होती है डोमेन बाउंड्रीज। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर खास तौर पे जैसे मैग्नेटिक डोमेन्स बनी हुई हैं, या मुख्तलिफ फेजेस हैं। फॉर एग्जांपल, एक ही मटेरियल है, उसके अंदर पैरामैग्नेटिक कुछ एटम बिहेव कर रहे हैं, कुछ फेरोमैग्नेटिक बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब खास तौर पे मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर ही होती हैं। अब अगर एक रीजन ऐसा है जिसके अंदर पैरामैग्नेटिक डोमेन्स हैं, तो वो पैरामैग्नेटिक डोमेन होगी, और जो दूसरा रीजन है उसमें फेरोमैग्नेटिक डोमेन है। ठीक है, तो इट मींस के वहां पर बाउंड्रीज बन जाएंगी और उनको कहेंगे डोमेन बाउंड्रीज। A domain is a small region of the material in which the direction of magnetization or dielectric polarization remains the same, यानी कि उस डोमेन के अंदर वो सेम होती है और डोमेन बाउंड्री क्रॉस करके वो चेंज हो जाती है। तो ये डोमेन बाउंड्री ज्यादातर जो है ना मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर होती है। चले यहाँ पर वी conclude our crystal defects, and now we move on to a new topic, that is atoms and ions movements in materials. सो इट मीन्स के मटेरियल्स के अंदर जो एटॉमिक और आयन मूवमेंट्स हैं वो भी अकर करती हैं, और उनके क्या मैकेनिज्म्स होते हैं। सो लेट्स डिस्कस वन ऑफ द मैकेनिज्म, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन refers to the net flux of any species such as ions, atoms or electron or holes. होल्स डिफ्यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, या आयंस डिफ्यूज कर रहे हैं, या एटम भी किसी केस में डिफ्यूज कर सकते हैं। एटम जो है ना वो न्यूट्रल होता है, आयन जो है वो एक ऐसा एटम होता है जिसपे चार्ज होता है। ठीक है, याद रखिए कि आयन नॉर्मली जो है वो लिक्विड फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो एटम होते हैं वो सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करना पसंद करते हैं, unless and until we are talking about some kind of really a liquid, or we are talking about some gas. ठीक है, बट सॉलिड की अगर बात करें, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो उसकी उसमें मैं एटम्स की आई एम कंसिडरिंग दैट एटम्स आर एज सॉलिड, और आयंस बेसिकली exist in liquid phase, और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इट मींस कि ये चारों जो स्पीशीज है ना ये डिफ्यूज कर सकती हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। The magnitude of this flux depend upon the concentration gradient and temperature. अच्छा, ये जो डिफ्यूजन है ना, इसमें जो नंबर ऑफ ये जो स्पीशीज हैं पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर, बिल्कुल वैसे जैसे फिजिक्स में आपने फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, तो इसको फ्लक्स भी कहा जाता है। अब इसकी जो मोटिवेशन है, क्यों होता है डिफ्यूजन, नॉर्मली ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसे हवा का कम दबाव और एक तरफ ज्यादा दबाव हो, तो ज्यादा दबाव वाले रीजन से जो है ना कम दबाव की तरफ मूव कर जाती है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनका एक ग्रेडियंट है, एक स्लोप मौजूद है।
या फिर टेम्परेचर की वजह से होता है, हायर टेम्परेचर एरिया से लोअर टेम्परेचर एरिया की तरफ डिफ्यूजन होती है, ठीक है, या डिफ्यूजन जो है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से डिफ्यूजन जो है ना वो ट्रिगर होता है किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। The process of diffusion is central to a large number of today's important technologies, and the material processing technologies control diffusion over the diffusion of atoms. बहुत सारे जो mechanisms हैं devices के अंदर और technology applications के अंदर diffusion की वजह से होते हैं, इसलिए it is very important that we study diffusion. अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, इसको बिल्कुल एक सिंपल आप एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सपोज आपने एक बॉक्स है, उसके अंदर एक तरफ आर्गन गैस है, दूसरी तरफ हीलियम गैस है, या फिर कॉपर के एटम है और निकल के एटम। अब डेफिनेटली जिस तरफ आर्गन गैस है उस तरफ हीलियम नहीं है, और जिस तरफ हीलियम है उस तरफ आर्गन नहीं है। तो आर्गन के लिहाज से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मौजूद है और हीलियम के लिहाज से भी एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मौजूद है, ठीक है। इसी तरह जिस तरफ कॉपर है उस तरफ निकल नहीं है, और जिस तरफ निकल है उस तरफ कॉपर नहीं है। इट मीन्स के एक तरफ कॉपर एटम्स की जो है वो अबंडेंस है, दूसरी तरफ उनकी डेफिशिएंसी है, एंड निकल के लिए भी ऐसा ही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि सपोज ये जो पार्टीशन है ना, इसको ओपन कर देते हैं। अब जैसे ही पार्टीशन को हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, ऑर्गन के एटम हीलियम की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और हीलियम के एटम ऑर्गन की तरफ डिफ्यूज करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो कॉपर के एटम निकल की तरफ जाएंगे और निकल के एटम कॉपर की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब जो जो गैशियस फॉर्म में जो एटम है ना, इनका फ्लो करना आसान है, इनके लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेटल के एटम्स हैं, इनका डिफ्यूजन सिर्फ तभी होगा जब सॉलिड एटम्स होंगे, जब टेम्परेचर हाई होगा, जबकि हाई टेम्परेचर के ऊपर ही ऐसा हो सकेगा, ठीक है। तो सॉलिड एटम्स का जो डिफ्यूजन है वो इतनी जल्दी ट्रिगर नहीं होता, इनिशिएट नहीं होता, उसके लिए आपको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन जो गैशियस और लिक्विड फॉर्म है उसके लिए वो इजीली जो है ना वो फ्लक्स या डिफ्यूजन जो है वो मेंटेन हो सकता है, ठीक है। अब ये फ्लो, ये फ्लक्स का जो फ्लो है ये उस वक्त तक, या ये डिफ्यूजन प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक दोनों तरफ इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे ही नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स विल बिकम इक्वल, तो ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर यही डिस्कशन है। अच्छा, अब ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, इसको आर्हीनियस इक्वेशन, ये भी जो थी इंपिरिकल इक्वेशन थी, और फिर स्टैटिस्टिकली इसको ड्राइव किया गया, इसका एक्सपोनेंशियल पार्ट जो है। तो ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, ये इस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज सी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस क्यू ओवर आर इंटू टी। टी है वो टेम्परेचर होगा जिस पर ये डिफ्यूजन हो रहा है, ये रेट है, यानी कि डिफ्यूजन का जो भी रेट है, ठीक है। क्यू जो है ना, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी वो एनर्जी जो यूटिलाइज हो रही है यहाँ पे डिफ्यूजन को इनिशिएट करने के लिए, ठीक है। आर गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये एक बड़ी फेमस इक्वेशन है। तो इसको अगर इस इक्वेशन में जो है इस इक्वेशन के अंदर चूंकि ये एक्सपोनेंशियल है, तो इसका अपोजिट हम लें, यानी कि नेचुरल लॉग लें अगर, तो इसको इस इक्वेशन को मैनिफेस्ट किया जा सकता है इस फॉर्म में। और इसके अंदर अगर हम 1/t, क्योंकि क्यू भी कांस्टेंट होगी, आर भी कांस्टेंट होगी एक पर्टिकुलर रेट के लिए, टेम्परेचर बेस्ड है ये, यानी कि रेट का ln जो है ये y एक्सिस पे प्लॉट करें, और 1/t, आर्हीनियस ने बेसिकली ये एक्सपेरिमेंटली किया था, वहां से उसने ये इक्वेशन ड्राइव की थी। तो ये 1/t के साथ ये एक नेगेटिव स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। और ये जो नेगेटिव स्ट्रेट लाइन है ना, इसकी जो स्लोप है ना वो q/r है, ठीक है। तो अगर किसी के पास ये ग्राफ हो, इसकी स्लोप से एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड की जा सकती है, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऑगस्ट आर्हीनियस वाज द पर्सन, और उसने स्वीडिश केमिस्ट था, और उसने इसमें नोबेल प्राइज लिया था, और उसने ये आर्हीनियस इक्वेशन दी थी। इट इज वेरी वेरी यूजफुल इक्वेशन in understanding the rate of chemical reactions, and here particularly it is being used uh, to determine the rate of diffusion. Diffusion भी एक किस्म का chemical reaction में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है it is defining the rate of diffusion, ठीक है। और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं, हम रेट ऑफ डिफ्यूजन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। यहाँ पर हम इसका एक एग्जांपल करते हैं। सपोज दैट
interstitial atoms are found to move from one side to another at the rate of jumps, यानी कि वो जंप कर करके जा रहा है ना, मटेरियल के अंदर हॉपिंग कर रहा है, जंप कर रहा है, ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड पर जंप कर रहा है, ठीक है। तो इतने जंप्स हैं पर सेकंड एट, ये उसका रेट हो गया। 500 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिए टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में हमने कन्वर्ट करना है। और एक अगर 800 कर दिया जाए तो जंप बढ़ जाएंगे, वो 8 इंटू 10 हो जाएंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी आप फाइंड करें। इंटरेस्टिंग, इसके अंदर दो केसेस दिए गए हैं, दो टेम्परेचर्स पे जो है ना जंप्स बताए गए हैं, यानी रेट बताया गया है। अब हम पहली इक्वेशन लिखते हैं। पहली इक्वेशन जो थी ना वो 500 के लिहाज से हमने लिख ली। जंप्स यानी कि जो रेट था उसको हमने लेफ्ट साइड पर मेंशन कर दिया, सी नॉट हमें नहीं बताया गया वो कितना है। एक्सपोनेंशियल क्यू भी नहीं हमें पता, ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज हमने डाल दी। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब हम दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। इसके अंदर भी ना सी नॉट पता है ना क्यू पता है, बाकी चीजें पता है। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब हम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए हम सी नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां से सी नॉट की वैल्यू लेकर, जो कि होगी, सी नॉट एक तरफ रहने दिया और ये एक्सपोनेंशियल वाली जो टर्म है ना दूसरी तरफ ले गए, उसको हमने क्या किया, ये सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट किया और वहां से हमें सी नॉट की वैल्यू मिल गई, सी नॉट एलिमिनेट हो गया। और जब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा, क्यू। और ये कैलोरीज के अंदर, कैलोरीज पर मोल में इसका यूनिट होता है, ठीक है, जाउल पर मोल में भी होता है। यहाँ पर कैलोरीज हैं। और आप देखेंगे कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए जो है ना क्यू की वैल्यू फाइंड की गई है। तो ये जो इक्वेशन होती है ना, आर्हीनियस इक्वेशन, ये नॉर्मली या तो रेट बताती है या ये एक्टिवेशन एनर्जी बताती है, और समटाइम्स हम टेम्परेचर भी इससे कैलकुलेट करते हैं।